मान लीजिए आप जाते हैं और ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। पोर्टल क्या है, ई श्रम क्या है, जिसको कुछ भी नहीं पता, मैं सीधा सीधा आपको बताता हूं। आपके घर में बच्चे होंगे या आप होंगे, कभी आप आधार कार्ड बनवाने गए होंगे, बच्चे का आय प्रमाण पत्र बनवाने गए होंगे, जाति प्रमाण पत्र बनवाने होंगे या निवास प्रमाण पत्र बनवाने गए होंगे। वो जाते कहाँ है, किसी कंप्यूटर शॉप पे या जन सुविधा केंद्र पे। तो आपको जन सुविधा केंद्र पे जाना है और उनको बोल देना कि भैया हमारा श्रम कार्ड बना दीजिए। तो वो पोर्टल वोर्टल वो खुद समझ लेगा, आपको इसका कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो श्रम कार्ड मान लीजिए आप गए शॉप पे, दुकान पे बनवा लिए, तो आपको सरकार क्या क्या देगी, सीधा मुद्दे पे आते हैं। देखिए, आपको अगर दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, या आंशिक रूप से आप विकलांग होने पर आपको 1 लाख रुपए की राशि मिलती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सरकार हर मुफ्त में, आपको 1 रुपए भी सरकार को नहीं देना है। तो अब कुछ लोग हमने देखा है, कुछ बुद्धिजीवी बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, चुनावी मुद्दा है, जीत जाएंगे तो हो सकता है बाद में फिर कहें पैसा लेंगे। तो ये भी समझ लेंगे कि बाद में पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे। तो हिंट में थोड़ा सा बता देता हूं, पैसा नहीं लेंगे। अब आगे देखते हैं कैसे नहीं लेंगे, क्या प्रक्रिया, सब कुछ जानते हैं। तो आपको आजीवन आपसे कोई 1 रुपए भी नहीं लेगा, ना आपसे ना आपके परिवार से। दूसरा लाभ क्या है, इसके अलावा अलग अलग सरकारी योजनाओं का ई श्रम कार्ड के द्वारा फायदा मिलेगा। यानी जैसे अभी चुनाव है तो योगी सरकार ने कह दिया है कि वो 500 रुपए देंगे मार्च 2022 तक। तीसरा क्या है, श्रमिकों को आपदा या महामारी जैसी परिस्थितियों में केंद्र और राज्य सरकार से सीधा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मार्च 2022 से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 500 रुपए, सब कुछ समझा रहा हूं, लोड न लीजिए। देखिए, असंगठित क्षेत्र क्या होता है, यदि आप जैसे मान लीजिए मोची हैं, कुम्हार हैं, किराने की दुकान चलाते हैं, बढ़ई हैं, या आपका ऐसा कोई व्यवसाय है जो आप घर के स्तर से कर रहे हैं या मार्केट में कर रहे हैं, जिसका पीएफ ना कटता हो, क्या ना करता हो, पीएफ ना कटता हो, बाकी आप कितना भी कमाते हो आप इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन जाके करवा सकते हैं। फिर मैं बता दूं, पीएफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनका कटता है और कुछ सीन में कटता है, लेकिन मूलतः गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनका पीएफ काटा जाता है। जो इस तरह के कामगार श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनका पीएफ नहीं कटता है। तो पीएफ नहीं कटता है तो आप बिल्कुल जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। अब ये क्या बोल रहे हैं, आपदा और महामारी, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, अभी कोविड टाइम, कोरोना के समय कुछ महीने पहले अगर हम चले तो जब काफी आपदा आई थी तो सरकार सबके खाते में पैसा भेज रही थी। सरकार के पास कोई डाटा नहीं था कि कौन असंगठित क्षेत्र है, कौन नहीं है, मतलब कौन मजदूर है, कौन नहीं है, कौन श्रमिक है, कौन नहीं, ऐसा कोई डाटा सरकार के पास था नहीं। तो सरकार पैसा भेज देती थी, उसको आधा प्रधान खा लेते थे और कई नेता अफसर खा लेते थे। तो सरकार की मंशा ये है कि वो सभी श्रमिकों को सीधा जोड़ेगी और उनके बैंक खाते में पैसा भेज देगी। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा, क्या इसमें बैंक का डिटेल भी ली जाएगी? तो जी हाँ, जब श्रमिक पोर्टल पर जाएंगे तो आपकी बैंक डिटेल भी ली जाएगी और उसी बैंक डिटेल में सीधा आपको पैसा भेज दिया जाएगा। आपको ना किसी प्रधान के पास जाना है, ना प्रमुख के पास जाना है, ना फिर कोटेदार के पास जाना है, सब कुछ पैसा आपके अकाउंट में सरकार भेजेगी। तो हमें सरकार का इस डिसीजन का वेलकम करना चाहिए। देखिए, हम किसी भी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हों, कांग्रेस से, एसपी से, बीएसपी से, डजंट मैटर, पार्टियां अपनी हैं, हमारे लिए कोई भी सही हो सकता है, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। लेकिन देखिए, कोई भी गवर्नमेंट आए, पब्लिक के लिए अच्छा काम करे, लोकतंत्र का ही मतलब है, हम इसीलिए सरकार को बनाते हैं। तो ये बिल्कुल बीजेपी का एक अच्छा फैसला कहा जा सकता है गरीबों के लिए। आगे हम बात करते हैं, अगर आपने अब तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, यानी श्रम कार्ड नहीं बनवाया है, तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि 2 तरीके से ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी है तो आप खुद कर लें, अगर जानकारी नहीं है तो आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जाकर करवा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं, जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी करवा सकते हैं। देखिए, मैं तो कहूंगा कि अगर आप बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप जन सुविधा केंद्र पे जाके 150 रुपए देके करवा लीजिए, क्योंकि वो आपका बेटर है, आपका सारा काम सही से हो जाएगा। और नहीं तो आप खुद से कर लेते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, उसके लिए भी आपको यूट्यूब पे कई सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो आप देख के कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम
करने वाले कामगार इन दस्तावेजों यानी कौन कौन से दस्तावेज उनके लग सकते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, उनका आय प्रमाण पत्र लगेगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आय प्रमाण पत्र ले रहे हैं तो जिसकी ज्यादा आय है उसको नहीं मिलेगा, तो ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं। आपकी आय प्रमाण पत्र सरकार चाह रही तो उसे दे दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि आय प्रमाण पत्र में आय की सीमा है, उससे ऊपर वालों को नहीं मिलेगा। तो मिलेगा सबको जो भी असंगठित क्षेत्र से है। एजुकेशन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। अगर आप मान लीजिए 10th हैं, 12th हैं, बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, तो आप अपना सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप ना लगाइए। इसीलिए यहाँ पर लिखा नॉट मैंडेटरी, कोई आवश्यक नहीं। बैंक डिटेल, आपकी पासबुक का जो भी आपका अकाउंट नंबर हो, खाता धारक का नाम हो, है ना, और आपकी बाकी बैंक डिटेल डाली जाएंगी। उसके बाद आधार कार्ड बहुत जरूरी है। अगर आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको आधार कार्ड पे सबसे पहले मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन करवा लेना है जाके, तब फिर आप इस पोर्टल पे जाके करवा पाएंगे। अब बात करते हैं हम, आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रखना जरूरी है, हमने बता दिया। अब देखिए हम आपको सीधा सरकारी वेबसाइट पर लेके चलते हैं, जो सरकार ने खुद कह रखा है। ये ना मैं बताऊंगा ना कोई बताएगा, आप खुद देखेंगे कि सरकार ने क्या कह रखा है इस मैटर में। तो ये आप देख रहे हैं कि हम ई श्रम के पोर्टल पर आ चुके हैं। ये सरकार की सरकारी वेबसाइट है और इसमें बताया गया है कि ये क्या क्या इनका सिस्टम रहेगा पैसा देने के लिए, बीमा देने के लिए। इसके माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। चलिए हम पूछे जाने वाले प्रश्नों पर जाते हैं। मैंने वेबसाइट को हिंदी में कर दिया है कि आपको समझने में आसानी हो। खुल रहा है, नेट थोड़ा स्लो है तो टाइम ले रहा है, लेकिन बने रहिए। और हाँ, पसंद आएगा तो भाई लाइक वाइक कर देना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो बनाने का। तो हम ई श्रम की सरकारी वेबसाइट पर आपको प्रश्न बताने जा रहे हैं कि क्या क्या इसके पूछे जाने वाले प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है, असंगठित कामगार कौन है, यानी किसे सरकार असंगठित कामगार मानेगी? कोई भी कामगार जो गृह आधारित काम करता हो, स्वनियोजन यानी खुद का कोई काम करता हो कामगार, या असंगठित क्षेत्र में वेतन भोगी कामगार है, यानी उसकी कोई नौकरी फिक्स नहीं कि भाई हर महीने सैलरी आएगी, आपको दिन में 8 घंटे ड्यूटी करनी ही करनी है, तो इस बेसिस पे आपको तनख्वाह मिलेगी, उसको ये वरीयता दे रहे हैं। और आगे बोल रहे हैं ये कि ईपीएफओ यानी पीएफ का, ईपीएफओ पीएफ ना लेता हो, उसका सदस्य ना हो, उसे असंगठित कामगार सरकार मानेगी। अब दूसरा प्रश्न है कि असंगठित क्षेत्र क्या है? असंगठित क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान इकाइयां शामिल हैं जो वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन बिक्री में लगी हुई और 10 से कम कामगार को नियोजित करती हूँ। यानी आप मान लीजिए कि किसी ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं, तो कोई कह दे कि नहीं आप तो नौकरी कर रहे हैं आपको नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब जगह मिलेगा। आपका पीएफ ना कटता हो, बस आसान शब्दों में इतना समझ लो। अगर पीएफ कटता है तो फिर नहीं मिलेगा। अब इसका ये भी मान लेते हैं क्या कोई आय मापदंड है कि नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि असंगठित कामगार के रूप में इस श्रमिक पर पंजीकरण का कोई आय मानदंड नहीं है, तथापि यह आयकर दाता नहीं होना चाहिए। यानी कोई आय का मापदंड नहीं कि आप 60,000 कमाते हो तो आपको नहीं मिलेगा, जो 10,000 कमाएगा उसी को मिलेगा। कोई 80,000 कमाता है, भग भग आपको 80,000 मिलता है, नहीं मिलेगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपका पीएफ न कटता हो यानी आयकर दाता ना हो, सबको मिलेगा, तो लोड ना लो। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्ट किए हैं, सभी प्रश्नों को तो नहीं लिया जा सकता था, लेकिन जो जरूरी है हम उसकी बात कर लेते हैं। आगे है, क्या ई श्रम में पंजीकरण करने के लिए कोई पात्रता मापदंड है? मतलब आप इतने पढ़े लिखे हों, या आप दिव्यांग हों, या आप किसी विशेष जाति से हों, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। आपकी उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच में अगर है तो आप ई श्रम का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी उम्र 16 से 59 वर्ष है तो आप करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, कामगार को ई श्रम पर पंजीकरण करने के लिए किन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता है? तो देखिए,
कामगार द्वारा ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ, बैंक खाता टिप्पणी मतलब डिटेल चाहिए। यदि किसी कामगार के पास आधार संबद्ध मोबाइल नंबर नहीं यानी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो वह निकटतम CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर जन सुविधा केंद्र पर जा सकता है और बायोमेट्रिक के माध्यम से करवा सकता है। बायोमेट्रिक का मतलब वो आपका अंगूठा जिस पे रख के करवाते हैं वही सिस्टम से आप आधार पे मोबाइल नंबर करवा सकते हैं। देखिए पता कर लीजिए आप कहाँ पे आधार से मोबाइल नंबर लिंक हो रहा है और प्लीज वहां चले जाइए। इससे आपका बेनिफिट ही है, आपका एक प्रकार से किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान नहीं है। आप जाइए 150 रुपए देके जो भी आपका होता है आप नंबर को अपडेट करवा लीजिए और फिर मौज से सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ लीजिए। फिर हम बात करते हैं एक असंगठित कामगार को क्या क्या लाभ होगा जब वह इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया गया यानी अपना कार्ड बनवा लेगा। केंद्र सरकार ने असंगठित कामगारों का आधार से संबद्ध एक केंद्रीकृत डेटाबेस होगा यानी सरकार के पास एक डाटा होगा, एक लिस्ट होगी कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो PF नहीं दे रहे हैं और उनको भाई जरूरी है कि उनको 2 लाख का दुर्घटना बीमा मिले। भविष्य में उनको इस पोर्टल के माध्यम से और भी जानकारियां दी जाएं, लाभ इस पोर्टल से मिलेगा। मान लीजिए आपातकालीन स्थिति या फिर महामारी आ जाती है, मान लीजिए कोरोना आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो उस स्थिति में भी सरकार के पास एक आंकड़ा रहेगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं। इसमें महिलाओं को भी इंक्लूड किया गया है, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, तो उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है या कोई हमारा भाई बहन की दुर्घटना हो गई तो उसका परिवार कैसे उसके ऊपर डिपेंड था तो उसके परिवार का जीवन यापन कैसे होगा, तो सरकार उसको 2 लाख रुपए दे देगी, जिससे इसीलिए इतना सरकार की मंशा है। आगे हम बात करते हैं कि क्या कामगार को ई श्रम में पंजीकरण करने के लिए कोई शुल्क देना होगा, यानी आप ई श्रम कार्ड को बनवाने के लिए कोई पैसा देना होगा। तो ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण निःशुल्क है यानी किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेती है सरकार। कामगार को CSC कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटर सहित किसी संस्था को शुल्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा लिखा है। लेकिन अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपसे पैसा मेरे ख्याल से 150 रुपये तो जरूर 50 रुपये तो जरूर ही लिया जाएगा, क्योंकि देखिए जो शॉप खोल के दुकान खोल के बैठा है तो उसका भी घर परिवार है और उसकी रोजी रोटी उसी से चलती है, तो वो भी कुछ कमाने के लिए ही बैठा है। तो वो अगर फ्री में करेगा तो फिर वो क्या करेगा, तो 50 रुपये वो लेगा और मुझे नहीं लगता कि 50 रुपये देने में कोई गुरेज है। आप दे दीजिए और अपना काम करवा लीजिए सही से। आगे है क्या पंजीकरण के बाद कामगार के बैंक खाते से कोई कटौती होगी। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि आप जैसे रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, बैंक डिटेल दे देंगे तो आपके बैंक खाते से पैसा काटा जाएगा। तो जानते हैं सच्चाई क्या है। नहीं, सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभों या केंद्र राज्य सरकार द्वारा प्रदान अन्य लाभों की सीधे कामगार के खाते में बाधा रहित यानी कोई बिचौलिया नहीं होगा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए बैंक विवरण प्राप्त किए जा रहे हैं। सीधी सी बात है, इसमें सीधा लिखा है कि सरकार बैंक विवरण आपका इसलिए मांग रही है कि सीधा आपके बैंक के खाते में लाभ का पैसा डाल सके, कोई बीच का बिचौलिया ना हो कि सरकार ने डाला 1000 रुपए तो आपके पास पहुंचते पहुंचते तक वो 300 रुपए ही बचे, 100 रुपए प्रधान खा लें, 100 ठेकेदार खा ले, ऐसा कुछ ना हो। सीधा 1000 का 1000 आपके खाते में पहुंच जाए और आपके खाते से कभी एक भी रुपए नहीं काटे जाएंगे। आगे हम बात करते हैं क्या ई श्रम कार्ड की कोई वैधता अवधि है। अब कुछ लोग बता रहे हैं कि 1 साल की इसकी वैधता है और उसके बाद सरकार चुनाव जीत जाएगी और फिर कह देगी कि वैलिडिटी खत्म और अब भैया पैसा दो, 100 रुपए, 300 रुपए, 315 रुपए। तो जान लेते हैं कोई वैधता अवधि है या एक अस्थाई का मतलब होता है परमानेंट, जो कभी टूटे ना, यह एक अस्थाई संस्था है और जीवन भर के लिए मान्य है, यानी इसकी कोई भी वैधता नहीं कि 2 साल बाद ये समाप्त हो जाएगी, पूरे जीवन के लिए मान्य है। क्या कामगार को, आगे हम बात करते हैं जो हमारा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, उस पर हम चलते हैं। जैसे व्यवसाय की पहचान कैसे की जाती है, कैसे हम जाने कि हमारा व्यवसाय जो है वो क्या है, उसकी पहचान कैसे करेगी सरकार। तो पंजीकरण के समय कामगारों को व्यवसाय का चुनाव करना आवश्यक है, यानी जब आपका ई श्रम कार्ड बनेगा तो उसमें बहुत सारी लिस्ट दे रखी है गवर्नमेंट ने कि आप मोची हैं, कुमार हैं, कि आप दुकानदार हैं, पेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं,
या फिर प्राइवेट टीचर हैं, तो ये सब की लिस्ट दे रखी है और पहले स्तर पर कामगार को इस क्षेत्र यानी उसका आपको चुनाव करना होगा और वो आप कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो जहां आप बनवाने जाएंगे वो तो कर ही देगा। तो सरकार को पता चल जाएगा कि मान लीजिए इस व्यक्ति ने करवाया तो ये व्यक्ति का पेशा क्या है। आगे हम बात करते हैं, क्या कोई हेल्प डेस्क है जिससे मैं अपने प्रश्नों के समाधान के लिए संपर्क कर सकता हूं। 22 नंबर पे ई श्रम पंजीकरण और शिकायतों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है जिसका नंबर है 14434। आपको मान लीजिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप किसके पास जाएंगे कहने इस कार्ड से संबंधित, तो आपको अपने मोबाइल से 14 434 पे फोन करना है और अपनी समस्या को बताना है। जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वो 23 नंबर है, यदि असंगठित कामगार ई श्रम में पंजीकरण के पश्चात संगठित क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए आज आपने करवा लिया, ई श्रम कार्ड बनवा लिया, और कल के क्या होगा कि आपको मान लीजिए 2 साल 3 साल बाद सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो क्या आप तब तो सरकार के पास दुविधा हो जाएगी कि ये भी लाभ लें और वो भी लाभ लें। तो नहीं, आपको पता होना चाहिए कि जब आप संगठित क्षेत्र में चले जाएंगे, एक अच्छे काम में चले जाएंगे, सरकारी काम में चले जाएंगे, तो वहां भी आपकी डिटेल मांगी जाएगी और श्रम कार्ड की डिटेल और वहां की डिटेल जब मैच हो जाएगी तो गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा कि ये बंदा 3 साल पहले तो असंगठित क्षेत्र से जुड़ा था लेकिन मौजूदा समय में संगठित क्षेत्र से जुड़ गया है, तो आपकी जो सुविधाएं होंगी वो बंद कर दी जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, उसे केवल संगठित कामगारों के लिए परिभाषित लाभ प्राप्त होंगे जैसा उस पर लागू होगा, यानी संगठित क्षेत्र का लाभ आपको मिलेगा और असंगठित का नहीं मिलेगा जो पहले आप काम करते थे। आगे बात करते हैं कि मान लीजिए आपने श्रम कार्ड बनवा लिया और किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है, तो किस प्रक्रिया का पालन करना होगा कि आपको पैसे मिल जाएं आपके ऊपर जो आश्रित हैं। तो जब आप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अपना कार्ड बनवाएंगे, तो वहां ऑप्शन आता है कि आप नॉमिनी किसे करना चाहते हैं। नॉमिनी का मतलब कि आसान शब्दों में कहें तो कि ऐसा व्यक्ति जो मेरे ना रहने के बाद इस धन का लाभ उसको दे दिया जाए, उसी को नॉमिनी बोलते हैं। तो आप जिसको नॉमिनी करवाएंगे अपने परिवार के सदस्य को, उसको सरकार वो पैसा दे देगी। तो 25 नंबर की हम बात करते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, क्या मुझे अपनी जन्म तिथि और आमदनी का प्रमाण पत्र देना होगा। अभी जन्म तिथि और आमदनी का प्रमाण पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं 27 नंबर पर, क्या असंगठित कामगार के रूप में पंजीकृत होने के लिए शैक्षिक योग्यताएं निहित हैं। मतलब आप असंगठित श्रम कार्ड बनवाने के लिए आप पढ़े लिखे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। बस नहीं, आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये अपेक्षित है कि वो असंगठित क्षेत्र के रोजगार से लगा हो, बस इतना सरकार को चाहिए। अगर हम 28 नंबर की बात करें तो नामांकन केंद्र में कौन कौन से दस्तावेज जमा किए जाने होंगे। तो दस्तावेज तो मैं बता ही चुका हूं, लेकिन एक बार आप देखना चाहें तो देख ले। कामगार को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं, परंतु जैसा कि आधार, पंजीकृत मोबाइल नंबर, बैंक खाता का ब्यौरा, आधार संख्या आदि देना होगा। फिर हम बात करते हैं 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कामगार द्वारा क्या कार्रवाई लेने की आवश्यकता है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कामगार को कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं। श्रम पोर्टल के तहत उनका आधिकारिक लाभ प्राप्त रहेगा, यानी उनको 60 साल के बाद उनका जो भी लाभ है वो होता रहेगा, आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। क्या किसान ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए पात्र है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या कोई किसान है, मान लीजिए, क्या वो श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकता है नहीं करवा सकता है। तो इसमें लिखा है केवल कृषि श्रमिक और भूमिहीन किसान ही ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र हैं, अन्य किसान पात्र नहीं। यानी कृषि श्रमिक का मतलब होता है कि आप किसी जैसे मान लीजिए आप खेती करते होंगे तो कोई आपके यहाँ धान गेहूं काटने आता होगा, कोई बीज छिड़कने आता होगा, पानी लगाने आता, तो उनको बोलते हैं कृषि श्रमिक। या फिर ऐसे किसान जिनके पास भूमि नहीं है।
तो उनको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र हैं, अन्य किसान पात्र नहीं है। तो देखिए सीधा सा मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके नाम बहुत सारी ज़मीन है तो आप अपनी पत्नी के नाम श्रम कार्ड बनवा दीजिए, या फिर क्या कहते हैं बच्चे के नाम बनवा दीजिए, और मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने नाम भी बनवा लीजिए। सरकार, मुझे पक्का पता है कि कुछ समय बाद ये इस बाध्यता को खत्म कर देंगे और सभी कृषकों के लिए अनिवार्य कर देंगे, या सभी के लिए फायदेमंद हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, मेरी आयु 16 वर्ष है और क्या मैं ई श्रम पर रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ? नहीं, ई श्रम पर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पीएमएसबीवाई के लिए पात्र होने के व्यक्ति की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मतलब अगर आप मान लीजिए 16 वर्ष के हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो दुर्घटना बीमा है उसकी जो आयु है 18 से 59 वर्ष के बीच अगर है तभी आपको एक्सीडेंटल बीमा दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आप 16 में करवा लेंगे तो 2 साल पहले तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। आशा करता हूँ मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे ई श्रम कार्ड से, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप ई श्रम कार्ड को जरूर से जरूर बनवाएं और सरकार आपको इसमें लाभ ही मिलेगा, आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू।